हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज बाय सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों, आप में से अगर किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा कहानी पर चलते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। वह कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक एक एपी फिज की बोतल थी। मगर उनके हाव भाव से लग रहा था शायद उस एपी फिज की बोतल में शराब भी थी। भाई, बस ये 2 दिन और बीत जाएं, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, यह सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तब यह कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालो, क्या हम सभी कभी वह भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना क्या जरूरी है? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वह बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भयावह हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिशें कर रही थी। मगर अचानक वह भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घिर घिर की आवाज आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वे चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लोरी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम व दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वह उसके सामने वाला कमरा विनोद और रजत का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी अधिक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनके ही बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह ही अब गलियारे में लगा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक भद्दी सी गाली देता हुआ वह बोला, कौन साला लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय? और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरा दूसरा मंजिल छान मारा, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वह वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वह आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बार वह थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ
और वह अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ की तरफ से उसे घूर रहा है और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। और सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड की लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वे आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आती जा रही थी। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साया वही है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ, उस काले साये ने एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? यह कहता हुआ रजनीश उस साये को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वह साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वह दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बेमुश्किल खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वे बीती रात अपने आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे। जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे आंखें मूंद कर वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वह आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान ना था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वह आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वह आगंतुक कौन था। खोल दरवाजा। वही भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। जय, तू? देवेश का डरा हुआ स्वर निकला। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम सबको जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में ताकत भी है और शक्ति भी। अब बदला मैं लूंगा, उस साये ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वह एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जय, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था, जाने देना भाई। जय प्लीज मुझे छोड़ दे। देवेश गिड़गिड़ाता हुआ बोला। देवेश जय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, तुमने छोड़ा था मुझे? जय ने गुस्से में गरजते हुए कहा। वह अब भी एक साये के रूप में ही था। उस घूप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लोरी आंखें चमक रही थी। जय मुझे छोड़ दो, जय मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे में जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और गर्दन एक और मुड़ गई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सब सन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब पूरे हॉस्टल में दहशत फैल चुकी थी
किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चारों दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे थे। दिवेश के गले में लटके उस गुलाबी दुपट्टे को देखकर रजत और विनोद को अब कुछ कुछ अंदेशा होने लगा था कि वह कौन है जिसने दिवेश और रजनीश दोनों की जान ली है। भाई, मुझे लगता है जय वापस आ गया है, रजत ने कहा। तू चुप हो जा रजत, बिना बात की बात मत कर, विनोद ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों से कहा। मैं सच कह रहा हूं विनोद, तुझे याद नहीं वह गुलाबी दुपट्टा? वह दुपट्टा अंतिम समय में जय के पास था। यह कहते हुए रजत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। हाँ, मान लेता हूं कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मारने की वजह तो हम ही थे, रजत ने विनोद को हिकारत से देखते हुए कहा। मैंने कहा ना साले, चुप हो जा। यह कहते हुए विनोद ने रजत को एक मुक्का मार दिया। रजत जमीन पर गिर पड़ा था और विनोद वह अपनी अलमारी से शराब की बोतल निकालकर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। अकेला मत जा विनोद, रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक विनोद जोर से दरवाजा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने ही कमरे में बंद हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ता हुआ जय को भद्दी भद्दी गालियां देता जा रहा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए विनोद को लगा कि पानी की टंकी के पास कोई है, मगर उधर झांक कर देखने पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वह आगे की ओर बढ़ गया और सामने लगी रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर पैर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नजर पड़ते ही वह डर के मारे खुद ही पीछे की ओर गिर पड़ा। शराब की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी, जिससे बहती शराब की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह छत के फर्श पर गिरा हुआ केवल पीछे की ओर ही रेंगते रेंगते जा रहा था। सामने रोड लाइट के तार पर बैठा जय का साया उसे ऐसे दहशत में देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी से सटकर रुक गया। अब वह और पीछे नहीं जा सकता और आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था। तारों पर बैठा जय का साया अगले ही पल विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। वह एक गुलाबी रंग का सूट पहने हुए था और उसके गले में पड़े हुए गुलाबी दुपट्टे पर बीती रात मरे हुए दिवेश के खून के कुछ छींटे थे। जय के इस रूप को देखकर विनोद का डर से बुरा हाल था। उसे अपने सिर की नसें फटती हुई लग रही थी। डर क्यों रहा है विनोद? मेरा यह रूप तो तुम लोगों को बहुत पसंद था ना, तो आज क्यों डर रहा है? इतना कहते हुए जय आगे बढ़ा और विनोद की कॉलर पकड़ ली। विनोद की कपकपी छूट रही थी, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे छोड़ दे जय, हम लोगों ने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने देना जय मुझे। जय प्लीज मुझे छोड़ दे। देख, तू दो को तो मार चुका है, मुझे छोड़ दे जय, प्लीज जय। विनोद भी बिल्कुल देवेश की ही तरह जय के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नहीं विनोद, कभी नहीं। मेरे भी कुछ सपने थे अपने भविष्य को लेकर, मगर वे सब तुम चारों की वजह से बर्बाद हो गए और तू कहता है मैं तुझे छोड़ दूं? कभी नहीं विनोद, कभी नहीं। दहाड़ते हुए जय ने विनोद को छत से नीचे फेंक दिया। विनोद नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर खून ही खून लगा था। इधर रजत अब भी अपने कमरे में कैद था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर बाहर जैसे कोई उसे सुन ही नहीं रहा था। वह रात बीत गई। अगली सुबह सबने विनोद की लाश देखी। अब रजत को यकीन था कि वह जय ही है जो सबको मार रहा है, सबसे अपनी मौत का बदला ले रहा है और अब वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 दिन आराम से बीत गए। उस सुबह सबके प्लेसमेंट होने थे। रजत भी थोड़ा खुश था कि वह बच गया है और अब प्लेसमेंट मिलते ही वह इस जगह से, इस हॉस्टल से दूर चला जाएगा जहां जय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सुबह सुबह प्लेसमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने के आगे वह अपने बाल संवार ही रहा था कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा।
अचानक से एक बिंदी का पैकेट उसके सामने आया और ना चाहते हुए भी उसे एक बिंदी अपने माथे पर लगानी पड़ी। जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें खुद ही उतार कर वह एक सूट पहन चुका था। आंखों में गहरा काजल और होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकला तो सब उसे देखकर हंस रहे थे। वह कहीं भाग जाना चाहता था मगर उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं रह गया था। वह लड़खड़ाता मगर एक लचक भरी चाल के साथ हॉस्टल की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी के लड़के भी जाने लगे जो उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था ऊपर जाकर और एंटरटेनमेंट होने वाला है। जब रजत ऊपर पहुंचा तो जय उसके सामने खड़ा था। ना सिर्फ रजत बल्कि वे सभी लड़के जो ऊपर आए थे वे सब जय को देख पा रहे थे। तू तो बहुत पहले से ही अपनी मौत का इंतजार कर रहा था रजत, आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता हूँ। जय ने मुस्कुराते हुए गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। नहीं जय, मुझे छोड़ दे, रजत ने कहा। इस बीच हॉस्टल के बाकी लड़के कभी जय को देखते तो कभी रजत को देखते। कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। मुझे जाने दिया था तुम लोगों ने? मुझे छोड़ा था क्या तुम लोगों ने? नहीं ना, गलती क्या थी मेरी? बस यही कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं था। अगर मैं एक होमोसेक्सुअल था तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं भी यहाँ कुछ सपने लेकर आया था मगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर धीरे धीरे मेरे हर सपने को तोड़ दिया। मैं जीना चाहता था मगर तुम चारों अंदर ही अंदर मुझे मार रहे थे। अरे मुझे गर्व था अपने होमोसेक्सुअल होने पर भी। कम से कम तुम लोगों की तरह किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की थी। तुम जैसे लोग किसी को भी सुकून से नहीं रहने दे सकते। उस दिन भी मैं अपने रास्ते जा रहा था मगर वहां भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी, मेरा मजाक उड़ाया सो उड़ाया। मुझे जबरदस्ती यह कपड़े पहनाए, यह काजल, यह बिंदी, यह लिपस्टिक लगाकर तुम सब बहुत खुश हो रहे थे ना। अरे इतने से भी जिंदा रह जाता मैं, मगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। रास्ता ही क्या बचा था मेरे पास सिवाय आत्महत्या के। जय की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे, सब स्तंभ थे। शायद उसकी आत्महत्या की असली वजह बाकी सबको आज पता चली थी। जय, मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे जाने दे जय, रजत ने हाथ जोड़कर कहा। क्यों रजत? ताकि फिर कभी कोई मेरे जैसा तुझसे टकरा जाए तो तू उसे भी मरने पर मजबूर कर देगा ना। अब मैं किसी और जय को मारने के लिए तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जय ने रजत के अंदर प्रवेश किया और जाकर रोड लाइट में उसका सिर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो चुका था। रजत मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे जय की लाश मिली थी सबको रोड लाइट में उलझी हुई। इसके बाद उस हॉस्टल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी आप सभी को कैसी लगी वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। शहनाज, कहाँ जा रही हैं आप? हमीदा ने अपनी बेटी से पूछा। अम्मी जान, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, सोच रहे थे कि बाहर ही घूम आए, शहनाज बोली। सुनिए, ये गांव है, आपका शहर नहीं जो कहीं भी घूम कर आ जाएं। ऊपर से ये हमारा मायका है, यानी कि आपके मामू जान का घर। उन्हें पता लगा कि आप अकेली बाहर घूमने गई थी तो आपके साथ साथ हमें भी डांट पड़ जाएगी। अम्मी जान, अब हम बड़े हो गए हैं, इतनी इजाज़त तो मिलनी चाहिए ना हमें, शहनाज बोली। जिद कर रही हैं आप, हमीदा बोली। जिद नहीं कर रहे हैं अम्मी जान, गुजारिश कर रहे हैं। अगर ये गुजारिश है तो आप बाहर जा सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ी देर में लौट भी आएं, नहीं तो अल्लाह कसम आपके साथ साथ हमारी शामत भी आ जाएगी। शुक्रिया मेरी प्यारी अम्मी। और इतना कहकर शहनाज बाहर घूमने चली गई। वो आज बाहर आकर बहुत ही खुश थी। वो पहली बार गांव आई थी और यहाँ उसे बाहर घूमने फिरने की इजाज़त ना थी। गांव के कायदे कानून अलग ही होते हैं और वो गांव के कायदे कानून से महरूम थी। वो हमेशा से दिल्ली जैसे शहर में पली बड़ी थी। उसके अब्बा हुजूर MTNL में अभियंता के पद पर हैं। हमीदा अपने भाई मुर्तजा अंसारी की इकलौती बहन और इकलौती रिश्तेदार है। मुर्तजा ने ही अपने अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद हमीदा को पाला था। वो उम्र भर निकाह नहीं पढ़वाना चाहते थे,
लेकिन फिर दुनिया के कहने पर उन्होंने निकाह पढ़वा लिया। लेकिन उनकी बीवी सनोबर हमीदा की उम्र की थी, अपने शौहर मुर्तजा से उम्र में काफी छोटी थी। लोग तो कहते थे कि उनका कोई चाहने वाला उनसे मिलने आता था और वे एक दिन उसी के साथ भाग गई। अब ये हकीकत थी या अफवाह, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमीदा बताती थी कि उसने उस प्रेमी को कई बार सनोबर से मिलते देखा था। हो ना हो सनोबर उसी के साथ भाग गई है। सनोबर के भागने के कई दिन बाद तक दोनों भाई बहन गम में डूबे रहे, क्योंकि मुर्तजा अपनी बीवी सनोबर पर जान छिड़कता था। उसे यकीन नहीं होता था कि सनोबर ऐसा कुछ कर सकती है। वो भी तो मुर्तजा को इतना चाहती थी, लेकिन हो सकता है कि वो प्यार का दिखावा करती रही हो। जो भी हो, लेकिन सनोबर के जाने के बाद मुर्तजा बीमार सा रहने लगा और अब भी काफी बीमार है। इसलिए हमीदा उसे अपनी बेटी शहनाज के साथ यहाँ देखने आई है। शहनाज बिल्कुल अपनी अम्मी हमीदा की हमशक्ल थी। शहनाज गांव घूमते घूमते एक पुराने से वीरान हवेली नुमा घर के बाड़े में जा पहुंची। वो घर टूटा फूटा खंडर नुमा था, लेकिन उस हवेली में एक अजीब सी कशिश थी। उस कशिश के जरिए शहनाज उस हवेली के भीतर तक पहुंच गई। वहां काफी अंधेरा था। तभी उससे किसी ने कहा, क्यों आई है यहाँ? फौरन चली जा यहाँ से, अगर अपनी खैरियत चाहती है तो। वो डरावनी सी आवाज सुनकर शहनाज बहुत डर गई और डरते डरते पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हम जो भी हैं, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से फौरन चली जाइए। वो आवाज फिर से गूंजी। ये सुनकर शहनाज खौफजदा हो गई और फौरन वहां से चली आई। उसने घर आकर ये बात अपनी अम्मी हमीदा से कही। हमीदा ने जब ये सुना तो खौफ की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर शहनाज को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी अम्मी के बेहोश होने की वजह क्या है, और वो पानी लेने भागी। फिर उसने हमीदा के चेहरे पर पानी छिड़का और तब हमीदा को होश आ गया। होश में आते ही हमीदा ने शहनाज को हिदायत दी कि आज के बाद आप उस पुरानी खंडरनुमा हवेली का रुख कभी नहीं करेंगी। हमें वो हवेली पसंद आई तो हम वहां चले गए। शहनाज बोली, आज तो आप गलती से वहां चली गईं, लेकिन आइंदा ऐसा कभी ना हो, ये ख्याल रखिएगा। हमीदा बोली, लेकिन क्यों अम्मी जान? शहनाज ने पूछा। हमें नहीं मालूम, बस ऐसे ही सालों से वहां कोई नहीं जाता। हमीदा बोली। तभी बाहर से मुर्तजा साहब घर के भीतर आकर बोले, क्या बहस चल रही है माँ बेटी में? जरा हम भी तो जाने। कुछ नहीं भाईजान, बस ऐसे ही शहनाज बाहर घूमने की जिद कर रही थी। इसकी छोड़े, आप अपनी बताएं, क्या कहा शहर के डॉक्टर ने? कोई फिक्र की बात तो नहीं? हमीदा बोली। पुराना मर्ज है, आसानी से थोड़ी ही जाएगा। लगता है अब तो ये हमारी जान लेकर ही रहेगा। मुर्तजा साहब बोले। ये कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? मरे आपके दुश्मन, ये मुआ कौन सा मर्ज है जो छूटता ही नहीं? हमीदा ने पूछा। जिनके साथ हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो हमारे पुराने हमदर्द मिर्जा साहब हैं। वो तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, खुद ही डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखा लाते हैं और बाहर आकर हमसे कहते हैं कि सब ठीक है, बस अल्लाह का रहम है जो आपकी तबीयत अभी संभली हुई है। लेकिन हमें पता है ना कि हमें कौन सा मर्ज सता रहा है। मुर्तजा साहब बोले। भाईजान जरा हम भी सुने कि आपकी तकलीफ क्या है? हमीदा ने पूछा। बस वही सनोबर का हमसे दगाबाजी करना बर्दाश्त नहीं हो रहा सालों से। अरे वो हमारी बेगम थी, हमारे दिल का सुकून और आंखों का नूर थी। अगर उनका कोई पुराना आशिक था तो हमसे कहती, खुदा कसम हम खुशी खुशी उनको रवानगी दे देते। लेकिन बिना किसी खबर के घर से भाग जाना, ये कहाँ की शराफत हुई भला? मुर्तजा साहब बोले। आप उनकी बातें क्यों लेकर बैठ जाते हैं भाईजान? सनोबर बेवफा थी तो उसमें आपका क्या कसूर है? कसूरवार तो वो थी जो आप जैसे शौहर के संग ना रह सकी। हमीदा बोली। लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता कि उन्होंने हमारे संग ऐसा किया। मुर्तजा साहब बोले। उन्हें आपकी कदर ही नहीं थी, इसलिए तो भाग गई अपने आशिक के साथ। हमीदा बोली। आप उन्हें कुछ भी समझे, लेकिन हम उन्हें अभी तक बेवफा नहीं समझते। मुर्तजा साहब बोले। जैसी आपकी मर्जी, शाम होने आई है, हम रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं।
और ये कहकर हमीदा किचन में आ गई। लेकिन उसका मन भी खाना बनाने में नहीं लगा और वो भी खिड़की के पास खड़े होकर सनोबर के बारे में सोचने लगी। हमीदा खिड़की पर खड़े होकर यूं ही सोच रही थी। तभी शहनाज उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अम्मी जान, आप क्या सोच रही हैं? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। यूं ही भाईजान की तबीयत का ख्याल आ गया, कितने सालों से बीमार है, मर्ज भी पकड़ में नहीं आता। हमीदा बोली, आप इतना क्यों घबराती हैं? खुदा के फजल से मामू जान बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। शहनाज बोली, उम्मीद तो यही है, फिर जो अल्लाह की मर्जी। हमीदा बोली, अल्लाह की भी यही मर्जी है कि मामू जान जल्दी से अच्छे हो जाएं। शहनाज बोली, आमीन, आपकी दुआ कबूल हो। हमीदा बोली, अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या बना रही हैं? हमें तो भूख लग रही है। शहनाज बोली, भाईजान का तो परहेजी खाना चल रहा है, उनके वास्ते तो वही बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए हम कुछ अच्छा सा बना देते हैं। हमीदा बोली, शुक्रिया अम्मी जान, हम जब तक कुछ पढ़ लेते हैं। और इतना कहकर शहनाज दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन हमीदा अब भी बेचैन थी, कोई तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। लेकिन फिर मन मारकर वो खाना बनाने में मशरूफ हो गई। ऐसे ही 1-2 दिन बीते। अब हमीदा के आ जाने से मुर्तजा साहब की तबीयत कुछ संभली थी। शहनाज दिन भर घर में बैठे बैठे उकता गई थी, इसलिए उसने हमीदा से बाहर जाने के लिए पूछा, अम्मी जान हम बाहर चले जाएं? नहीं, आप हरगिज बाहर का रुख नहीं करेंगी। हमीदा बोली, मगर क्यों अम्मी जान? आप उल्टी सीधी जगह चली जाती हैं, उस दिन हम कितना घबरा गए थे। अब से ऐसा नहीं होगा अम्मी जान। शहनाज बोली, हमें आप पर यकीन नहीं। हमीदा बोली, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं अम्मी जान, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बदजुबानी कर रही हैं आप। हमीदा बोली। दोनों की बातें मुर्तजा साहब दूसरे कमरे से सुन रहे थे, तो वे बोले, क्या हुआ हमीदा, आप खामखा इतना क्यों बिगड़ रही हैं बच्ची पर? ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, ये फालतू की जिद लेकर बैठ गई है। हमीदा बोली, ऐसी भी क्या जिद है जो आप पूरी नहीं कर रही हैं? मुर्तजा साहब ने पूछा। कुछ नहीं भाईजान, बस ये बाहर घूमने जाना चाहती हैं। हमीदा बोली, तो जाने दीजिए ना। मुर्तजा साहब बोले, ये ना जाने कहाँ कहाँ घूमने चली जाती हैं। हमीदा बोली, अब नहीं जाएंगी, हम बोल देते हैं। मुर्तजा साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, हमें क्या। हमीदा बोली। और फिर शहनाज को बाहर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन काफी हिदायतों के साथ कि वो फिर से उस हवेली की तरफ नहीं जाएगी। शहनाज ने हाँ भी कह दी। शहनाज घूमने के लिए बाहर निकल पड़ी, लेकिन कुछ देर घूमने के बाद वो खुद ब खुद उस हवेली के करीब आ पहुंची। उसे कुछ भी पता नहीं चला, ना चाहते हुए भी वो हवेली के सामने थी। तभी उसे पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ पहुंची, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर वो आवाज दूसरी ओर से आई। शहनाज उस ओर चली गई, लेकिन वहां भी उसे कोई न दिखा। वो हवेली से बाहर आने को हुई तो उसे हवेली के भीतर ही बने एक खंडरनुमा पुराने कुएं से आवाज आती हुई सुनाई दी, आप यहाँ फिर से आ गई। आप कौन हैं और हमसे क्या चाहती हैं? शहनाज ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप यहाँ से चली जाइए, उस आवाज ने कहा। लेकिन हम उस कुएं में झांक कर देखना चाहते हैं। शहनाज बोली, क्या करेंगी आप उसमें झांक कर? उस कुएं में बहुत ही झाड़ उग गए हैं, आप देख नहीं रही? ये बरगद का पेड़ जो कुएं के भीतर से निकला है, उस आवाज ने कहा। और फिर शहनाज वहां से आने लगी तो उसे जमीन पर पड़ी घुंघरू वाली एक पायल मिली। उसने वो पायल उठा ली और घर चली आई। घर आकर उसने वो पायल अपनी अम्मी को दिखाई। वो पायल देखते ही एक बार फिर से हमीदा बेहोश हो गई। उस समय मुर्तजा साहब घर पर नहीं थे। शहनाज ने फिर से उसके चेहरे पर पानी छिड़का। हमीदा होश में आई तो उसने यही कहा, आज आप फिर से उस हवेली में गई थी ना? लेकिन अम्मी जान, हमें नहीं पता कि हम खुद ब खुद वहां कैसे पहुंच गए। शहनाज बोली, झूठ बोलती हैं आप। हमीदा बोली, अल्लाह कसम अम्मी, हम सच कह रहे हैं। क्या सच कह रही हैं आप शहनाज बेटी? मुर्तजा साहब घर के भीतर दाखिल होते हुए बोले, कुछ नहीं भाईजान, ऐसे ही। हमीदा ने बात बदली। देखिए ना हमीदा, मिर्जा साहब आए हैं, इनकी खातिरदारी का इंतजाम कीजिए। मुर्तजा साहब बोले,
जी अभी करते हैं। इतना कहकर हमीदा बावर्ची खाने में चली गई, साथ में शहनाज को भी ले गई और उसके हाथों से पायल छीनते हुए बोली, ये पायल हमें दे दीजिए, ये आपको हवेली से मिली है ना। हमीदा गुस्से से बोली, लेकिन अम्मी जान, आप इस पायल को कैसे पहचानती हैं और आपको ये कैसे पता चला कि ये हमें हवेली से मिली है? शहनाज ने पूछा। शहनाज के सवाल पूछते ही हमीदा घबरा गई और बोली, बस ऐसे ही, आप आजकल कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने लगी हैं। आपसे गुजारिश है कि आज के बाद फिर कभी आप वहां नहीं जाएंगी। हमीदा बोली, इल्तिजा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप नहीं चाहती तो हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे, और आज भी हम वहां नहीं गए थे, ना जाने हम कैसे वहां पहुंच गए। शहनाज बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटी, आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। हमीदा बोली, कोई बात नहीं अम्मी, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, हम मिर्जा साहब के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर हमीदा नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसके जहन में तो वो पायल घूम रही थी। वो सोच रही थी, इतने सालों बाद ये पायल किसी ने भी नहीं उठाई और किसी को मिली भी नहीं, ये केवल शहनाज को ही क्यों मिली? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और उसने यही सोचते सोचते नाश्ता तैयार किया, फिर बाहर बैठक में देकर आ गई। उसने शहनाज को भी नाश्ता दिया और फिर बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी। फिर उठी तो रात का खाना जैसे तैसे उसने तैयार किया। शहनाज और मुर्तजा साहब को खिलाकर खुद बिना खाए बिस्तर पर आकर लेट गई। उसका मन बहुत ही खराब था, उसके दिमाग में उलझने थी और वो अपनी उलझने सुलझाने के लिए घर की एक पुरानी कोठरी में चली गई, जहां बहुत सा कबाड़ रखा था। वहां पुराने कई संदूकें रखे थे। हमीदा ने उसमें से एक संदूक को गौर से देखा और उसकी धूल झाड़कर उसे साफ करके खोला। संदूक में वो न जाने क्या ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक लाल पोटली मिली, जिसमें कुछ हरी कांच की चूड़ियां, 2 सोने की अंगूठियां, कानों की एक जोड़ी बालियां और एक पायल मिली। ये पायल उसी पायल की जोड़ी थी जो शहनाज को हवेली में मिली थी। उसने सारा सामान तो वैसा का वैसा ही रख दिया, लेकिन वो पायल उठा लाई, संदूक बंद किया, कोठरी का ताला लगाकर वो अपने कमरे में आई और उस दूसरे पायल को तकिए के नीचे से निकाला जो शहनाज को हवेली में मिली थी। दोनों पायल एक सी थी, हूबहू एक दूसरे की जोड़ीदार। ये देखकर हमीदा का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा और वो मन में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुनाहों की सजा हमारी बच्ची को मत देना मौला। वो दुखी होकर बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त उसे किसी ने पुकारा, हमीदा आपा, हमीदा आपा, हम वापस आ गए हैं, चलिए ना हरी कांच की चूड़ियां पहनने मनीहारी गली चलते हैं। इतने में हमीदा जाग उठी। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, शायद उसका ख्वाब था। ख्वाब ही होगा, वो भला कैसे लौट सकती है? हमीदा की हालत नासाज थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कमरे में अंधेरा था। फिर हमीदा की नजर दरवाजे की ओट की तरफ गई। उसने देखा कि वहां सफेद लिबास में एक साया खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा हमीदा नहीं देख पा रही थी। उसे देखते ही हमीदा ने पूछा, कौन है वहां? तो किसी ने कुछ भी जवाब ना दिया। हमीदा ने एक बार फिर से पूछा, कौन है? जवाब दीजिए। लेकिन तब भी किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। हमीदा का दिमाग चकरा गया और वो बौखलाकर चीख उठी, हम पूछते हैं कौन है वहां, कोई जवाब क्यों नहीं देता? लेकिन तब तक वो साया दरवाजे की ओर से गायब हो चुका था। हमीदा लंबी सांसें लेते हुए बिस्तर पर बैठी ही थी कि बिस्तर के नीचे से किसी ने उसके पैर पकड़े। हमीदा ने डरते डरते अपने पैरों की ओर देखा। उसके पैरों को 2 घिनौने हाथों ने पकड़ रखा था। उसने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो अपने पैर नहीं छुड़ा सकी। जब उसके पैर नहीं छूटे तो वो जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनते ही शहनाज भाग कर आई और मुर्तजा भाईजान भी जाग पड़े। उन्होंने अपने कमरे से ही पूछा, क्या हुआ हमीदा, आप चीखी क्यों? तब तक उसके पैर उन हाथों की जकड़ से छूट चुके थे, तो वो बोली, कुछ नहीं भाईजान, बुरा ख्वाब था। शहनाज ने भी यही सवाल किया तो
हमीदा ने उसे भी वही जवाब दिया। फिर उसने शहनाज से कहा, शहनाज, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे पास ही सो जाएं, हमें डर लगता है। जी अम्मी जान, हम आपके पास ही सो जाते हैं। और शहनाज उस रात हमीदा के पास ही सो गई। दूसरे दिन सुबह हमीदा बड़ी अजीब सी कसमकस में थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। दिन भर कुछ न कुछ सोचती रही। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अपने ही ख्यालों में गुम थी। आखिर वो साया किसका था? वो हाथ किसके थे जिन्होंने हमारे पैरों को जकड़ रखा था? बहुत ही संजीदा हालत थी हमीदा के सामने। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन फिर से रात हुई। आज हमीदा ने नाइट बल्ब की रोशनी कर रखी थी ताकि रोशनी में वो साया उसे दिख जाए। और हमीदा को फिर से उसी साये का खौफ सताने लगा। रात में उससे खाना भी ना खाया गया और ऐसे ही बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे एक अजीब सी खामोशी ने आ घेरा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ये वही तो नहीं जो अपना इंतकाम लेने वापस लौटी हो। लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका था, वो वापस कैसे लौट सकती हैं? ऐसे ही उलझनों के बीच हमीदा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। करीब आधी रात के वक्त हमीदा को फिर किसी ने पुकारा, हमीदा आपा, सुनिए ना, हमीदा आपा। हमीदा ने अपनी आंखें खोली तो उसके माथे पर कुछ गीला गीला गिरा। उसने अपने हाथ से माथा पोंछा और ऊपर देखा कि आखिर क्या टपक रहा है। देखा तो कोई औरत पंखे में अपने पैर फंसाकर उल्टी लटकी है और उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा है। उसके हाथ नीचे लटक रहे हैं और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है जो टपक टपक कर हमीदा के माथे को भिगो रहा था। ये देखते ही हमीदा फिर से चीखी और इस बार तो शहनाज के साथ साथ मुर्तजा भाईजान भी आ पहुंचे। उन्होंने हमीदा से पूछा, क्या हुआ हमीदा, कोई परेशानी है तो कहें, हम आपकी मुश्किलात से आपको निजात दिलाएं। आपका यूं घड़ी घड़ी खौफ खाना हमें बेचैन कर रहा है। आप दिल्ली में भी ऐसी ही चीखती थी या केवल यहीं ऐसा हो रहा है? भाईजान, खौफजदा ख्वाब देख लिया, शायद उसी का असर है। हमीदा बोली, कैसा सपना है भाई जो आप चीख पड़ती हैं? आप कहें तो हम मस्जिद के मौलवी साहब से बात करें, शायद वो आपको इस खौफजदा ख्वाब से निजात दिला सकें। मुर्तजा साहब बोले, नहीं भाईजान, आप हमारी फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। हमीदा बोली, आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन आगे से कोई ऐसी दिक्कत हो तो खुलकर कहिएगा। मुर्तजा साहब बोले, ठीक है भाईजान, आप सो जाइए, हम भी अब लेटते हैं। हमीदा बोली, ठीक है तो हम जाते हैं। और इतना कहकर मुर्तजा साहब अपने कमरे में सोने चले गए। फिर शहनाज बोली, आप कहें तो अम्मी जान हम आपके साथ लेट जाएं? नहीं, आप जाइए, हम ठीक हैं, अब हम ठीक हैं। हमीदा बोली और फिर शहनाज भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन हमीदा फिर रात भर सो न सकी। सुबह हुई, उसने उस पुरानी हवेली में जाने का सोचा और दोपहर को सबको खाना खिलाने के बाद वो उस पुरानी हवेली में चली आई और घूम घूम कर हवेली को देखने लगी। फिर वो उस कुएं के पास भी आई जिसमें बरगद का पेड़ उगाया था और उसकी जड़ें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। हमीदा खड़े होकर उस पेड़ को निहारने लगी। तभी अचानक उस पेड़ की जड़ों ने हमीदा के नजदीक आना शुरू कर दिया। हमीदा पीछे हटती जा रही थी और उस पेड़ की जड़ें उसके और नजदीक आती जा रही थी। हमीदा खौफ खाकर जैसे ही भागने को हुई तो उन जड़ों ने हमीदा के पैरों को जकड़ लिया। हमीदा अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। हमीदा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर बाहर से गुजर रहे कोई साहब हवेली के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने घबराई हुई हमीदा से पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप चीखी क्यों? और इस वक्त आप इस वीरान हवेली में क्या कर रही हैं? हमीदा जैसे ही ये बोलने को हुई कि उसके पैरों को बरगद की जड़ों ने जकड़ रखा है, तो तब उसने नीचे की तरफ अपने पैरों को देखा। वहां किसी भी जड़ का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। फिर हमीदा ने झूठ बोलते हुए कहा कि यहाँ एक बड़ा सा गिरगिट था, हमने वो देख लिया और खौफ में आकर चीख पड़े। अच्छा तो ये बात है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं और आइंदा इस हवेली में कभी मत आइएगा, यहाँ आपका आना आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, वे साहब बोले। और फिर हमीदा उनके साथ हवेली के बाहर आकर घर चली गई। लेकिन रास्ते भर मन में सोचती रही कि
उसे पक्का यकीन है कि जड़ों ने उसके पैरों को जकड़ा था और फिर वो एक घड़ी में ही गायब कैसे हो गई, समझ नहीं आ रहा। हमीदा घर लौटी तो शहनाज ने पूछा, अम्मी जान आप कहाँ गई थी? हमारी एक सहेली रहती हैं, उनकी खैरियत पूछने गए थे। ठीक है, लेकिन आप इतनी बेचैन क्यों लग रही हैं? शहनाज ने पूछा। बस कुछ नहीं, सहेली की हालत ठीक नहीं, इसलिए दिल थोड़ा डूब सा गया है। हमीदा बोली। अच्छा कोई बात नहीं अम्मी जान, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। शहनाज बोली। उम्मीद तो यही है। हमीदा बोली। ठीक है, तो आप हाथ पैर धो लीजिए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। शहनाज बोली। हमारी प्यारी बच्ची। और इतना कहकर हमीदा हाथ मुंह धोने चली गई। फिर शाम हुई और शाम होते ही हमीदा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने शाम के कुछ काम निपटाए, जैसे कि आंगन में बावर्ची खाने से बर्तन लाकर धुले, आंगन में झाड़ू लगाई, क्योंकि दिन भर फूल पत्ते झड़कर आंगन को गंदा कर देते थे। फिर अंधेरा भी हो चला और वो बावर्ची खाने में आकर सब्जियां काटने में लग गई। सिलबट्टे में मसाला पीसा और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। सब्जी झोंक कर वो बावर्ची खाने की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई, जहां से नीम का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसने नीम के पेड़ पर कुछ लटका हुआ देखा। गौर किया तो कोई पेड़ की टहनी में अपने दोनों पैर फंसाकर झूल रहा है। अब वो उसमें इतना तेज से झूल रहा था कि वो बिल्कुल चक्कर घिन्नी बन गया था, लेकिन एक पल में वो वहां से गायब भी हो गया। हमीदा ने सोचा होगा कुछ, लेकिन वो जैसे ही मुड़ी तो वो उसी साए से जा टकराई, लेकिन चीखी नहीं। फिर वो साया एकदम से वहां से भी गायब हो गया। अब तो हमीदा को काटो तो खून ना निकले। वो एकदम बुत की तरह कुछ पल खड़ी रही, फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने में शहनाज बावर्ची खाने में पानी पीने आई। हमीदा को फर्श पर गिरा हुआ देखकर परेशान हो उठी। फिर शहनाज ने हमीदा को हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। पानी भी छिड़का चेहरे पर, लेकिन वो तब भी होश में ना आई। तब शहनाज घबरा गई। उसने फौरन मुर्तजा साहब को आवाज देकर पुकारा, मामू जान देखिए ना, अम्मी जान को क्या हुआ? इनके बदन में कोई हरकत ही नहीं हो रही है। ये क्या कह रही हो शहनाज बेटी? हमीदा के बदन में हरकत नहीं हो रही? ठीक से देखिए ना, सिर्फ बेहोशी हुई होंगी। इतना कहते कहते वे बावर्ची खाने में आई। सच में हमीदा बेजान सी पड़ी थी। उन्होंने शहनाज से कहा कि आप इनका ख्याल रखें, हम तब तक मौलवी साहब को लेकर आते हैं। शहनाज ने सबसे पहले चूल्हे पर पक रही सब्जी उतारी और फिर अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गई। कुछ ही देर में मुर्तजा साहब मौलवी साहब के साथ घर में दाखिल हुए। मुर्तजा साहब तब मौलवी साहब से बोले, ये कई दिनों से ऐसे ही डर जाती हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। देखिए ना, बेहोश होकर कैसे फर्श पर गिर गई हैं। हमें तो बहुत ही फिक्र हो रही है इनकी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके शौहर शौकत मियाँ को हम क्या जवाब देंगे? आप घबराए नहीं मुर्तजा मियाँ, हम देख लेते हैं कि क्या है इनके बेहोश होने की वजह। और इतना कहकर मौलवी साहब ने हमीदा की नब्ज टटोली, फिर आंखों की पलकें उठाकर देखी और बोले, किसी रूह का साया है इनके बेहोश होने की वजह। अभी ये होश में आएंगी तो तभी पता चल सकेगा कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। तब मौलवी साहब ने अपने मन में कुछ पढ़ा और फिर आबे जमजम का पानी छिड़का। चेहरे पर पानी पड़ते ही हमीदा को होश आ गया। फिर मुर्तजा साहब ने हमीदा से पूछा, सच बोलिएगा बेटी, आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया था? जी मौलवी साहब, हम भी कब से ये कसूर करके बेजार हुए जाते हैं। हमने सालों पहले एक गुनाह किया था, शायद अब हमें उसकी सजा दी जा रही है। हम भी आज किसी से कुछ नहीं छिपाएंगे और अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। हमीदा बोली। गुनाह? कैसा गुनाह हमीदा? आपने कभी तो इसका जिक्र हमसे नहीं किया। मुर्तजा साहब बोले। कैसे करते भाईजान, हमने जो गुनाह किया था उसके लिए शायद आप हमें ताउम्र माफ ना कर पाए। हमीदा बोली। छोटे मोटे गुनाह तो सबसे रोजाना होते ही रहते हैं। मुर्तजा साहब बोले। हमने तो ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा मौत भी कम ही होगी। किसी बेकसूर को ऐसी सजा देना लाजमी नहीं था भाईजान। हमीदा बोली। अब आप बताएंगे कि क्या हुआ था? पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? इस राज की इतनी वजाहत क्यों हो रही है? मुर्तजा साहब बोले। जी आज मैं सब बता दूंगी,
ना जाने कब से ये राज मेरे सीने में दफन है। मैं भी इससे जल्द निजात पाना चाहती हूँ। और फिर हमीदा ने कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दिनों की है भाईजान, जब रिश्तेदारों ने हमसे निकाह पढ़वाने को कहा। आप निकाह पढ़वाने के लिए राजी ही नहीं थे। तब लोगों ने आपको समझाया कि अभी तो हमीदा आपका ख्याल रख रही है, और जिस दिन हमीदा निकाह करके अपने शौहर के साथ चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपका भला इसी में है कि आप हमीदा के ससुराल जाने से पहले ही अपना निकाह पढ़वा लें। फिर आप बोले थे कि हमसे भला इस उम्र में कौन निकाह पढ़वाना चाहेगा। बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर भी झुक सी गई है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, खुदा के फजल से आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। कौन हमें अपना जमाई बनाना चाहेगा। अगर किसी जौहरा जबी ने हमें पसंद भी कर लिया तो उनके वालिदों के जरिए हम नापसंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मुर्तजा साहब की बात सुनकर उनके दूर की फूफी बोली, मर्द कभी बूढ़े नहीं होते मुर्तजा मियाँ। फिर आप तो केवल हमीदा से 10 साल ही बड़े हैं। अगर आप आज हाँ कर दे तो हम आज ही जौहरा जबियों की कतार लगा दें आपके वास्ते। मजाक कर रही हैं फूफी जान, मुर्तजा साहब बोले। नसीबा बेगम कभी मजाक नहीं करती मुर्तजा मियाँ, विश्वास ना हो तो अजमा कर देख लीजिए, नसीबा फूफी बोली। तो फिर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रहे लड़की की मर्जी से ये निकाह होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती ना हो निकाह पढ़वाने में, मुर्तजा साहब बोले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, नसीबा फूफी बोली। और फिर कुछ दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद आखिर मुर्तजा मियाँ के लिए नसीबा फूफी ने एक जौहरा जबी ढूंढ ही ली। फिर मुर्तजा मियाँ ने उस लड़की से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की नसीबा फूफी के आगे, लेकिन नसीबा फूफी ये कहकर टाल गई कि उनके खानदान में ये सब नहीं होता, आप सीधे ही निकाह के बाद अपनी बेगम से मिलिएगा। लेकिन ये बात मुर्तजा मियाँ को कुछ जची नहीं। उन्होंने एक बार फिर फूफी से ये जानने की कोशिश की कि कहीं निकाह के लिए लड़की से जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही। तब नसीबा फूफी बोली, आप इत्मीनान रखें मुर्तजा मियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से ये निकाह कर रही है। फिर मुर्तजा मियाँ ने अपनी नसीबा फूफी पर यकीन कर लिया। सब रिश्तेदारों और मोहल्ला पड़ोस की हाजिरी में ये निकाह पढ़वाया गया। सब बेहद खुश थे इस निकाह से, खास तौर पर हमीदा बेहद खुश थी। उसे चांद से खूबसूरत भाभी जान जो मिल गई थी, जिसका नाम सनोबर था। दोनों ननद भौजाई आपस में जल्द ही घुल मिल गई। सनोबर स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो अपने शौहर का भी खूब ख्याल रखती। कुछ ही दिनों में मुर्तजा मियाँ के चेहरे की रंगत बदल गई। सनोबर का साथ पाकर उनके चेहरे पर सुर्खी सी आ गई थी। वे भी अपनी बेगम सनोबर से बेहद मोहब्बत करने लगे थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की पुरजोर कोशिश करते, लेकिन कभी कभी उन्हें ये लगता कि सनोबर उनसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि कभी कभी उन्होंने उन्हें अकेले में रोते हुए पाया था और उन्हें देखकर वे फौरन ही अपने आंसू पोंछ लिया करती थी। मुर्तजा मियाँ ने कई बार सनोबर से पूछा भी, लेकिन उन्होंने उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ये बात हमीदा से कही कि सनोबर से पूछिए कि उन्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है जो वो अकेले में रोती रहती हैं। हमीदा ने भी सनोबर से पूछा तो सनोबर बोली, सच कोई भी बात नहीं है हमीदा आपा, शायद आप सबको कोई गलत फहमी हो रही है। हमीदा ने सनोबर की बात पर यकीन कर लिया और सब मजे से खुश थे उस घर में। तभी एक दिन नसीबा फूफी घर आई और मुर्तजा अंसारी से बोली, मुबारक हो मुर्तजा मियाँ, आपके लिए हम एक खुशखबर लाए हैं। कैसी खुशखबर, जरा हम भी तो सुने, मुर्तजा मियाँ बोले। अरे हमीदा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है। लड़का इंजीनियर है, खानदान भी उम्दा किस्म का है। हमारी हमीदा उस घर में राज करेगी, राज। नसीबा फूफी बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, मुर्तजा मियाँ बोली। तो फिर देरी किस बात की, आप कल ही अपने फूफा जान के साथ उनके घर जाकर लड़का देख आए। अगर पसंद आ जाए तो फिर उनको भी किसी रोज लड़की देखने को घर बुलवा लीजिएगा, नसीबा फूफी बोली। मुर्तजा मियाँ को फूफी की बात जच गई और वे लड़का देखने चले गए। उन्हें लड़का पसंद आ गया और उन्होंने उन्हें भी अपने घर लड़की देखने को कहा। 1-2 दिन बाद लड़के वाले हमीदा को देखने आ गए, लेकिन लड़का ना आया। मुर्तजा मियाँ ने लड़के के घर वालों से पूछा कि लड़का क्यों नहीं आया, तो वे बोले, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं चलता। मुर्तजा मियाँ ने लड़के के घर वालों का जवाब सुनकर तसल्ली कर ली और फिर हमीदा को उन्होंने पसंद कर लिया। निकाह तय होते ही खरीदारी शुरू हो गई। हमीदा के लिए तरह तरह के गहने और लिबास बनवाए गए।
सनोबर के लिए मुर्तजा मियाँ ने खास तौर पर अपनी पसंद का एक लिबास तैयार करवाया, जिसे देखकर सनोबर बहुत खुश हुई। फिर निकाह का दिन भी आखिर आ ही गया। दूल्हे मियाँ को देखकर सब खुश हुए, लेकिन सनोबर उसी दिन से नाखुश थी जब से उसने निकाह के कार्ड पर शौकत नाम लिखा देखा था। वो उस दिन कार्ड देखकर कुछ घबरा सी गई थी। फिर जब उसने दूल्हे मियाँ को देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। फिर निकाह पढ़ा गया। दूल्हा और दुल्हन ने निकाह कबूल कर लिया। हमीदा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। एक हफ्ते बाद 2 दिनों के लिए मुर्तजा मियाँ हमीदा को ले आए। हमीदा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके शौहर भी दरिया दिल इंसान थे और उसे पसंद भी करते थे। ये सुनकर सनोबर को तसल्ली मिली। फिर 2 दिन के बाद शौकत मियाँ के अब्बा हुजूर आए और हमीदा को वापस ले गए। फिर पता चला कि हमीदा अपने शौहर के साथ दिल्ली चली गई है। ये सुनकर मुर्तजा और सनोबर खुश हुए कि चलो हमीदा अपनी गृहस्थी में खुश है, चाहने और कमाने वाला शौहर मिला है, और क्या चाहिए भला। इधर सनोबर की उलझन भी अब दूर हो गई थी कि हमीदा खुश है, शौकत मियाँ उसे चाहते हैं। इधर सनोबर एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। मुर्तजा मियाँ ने लेडीज डॉक्टर को बुलवाया, जिनका नाम गुलनार था। उन्होंने सनोबर का मुआयना किया और बोली, मुबारक हो, खुशखबरी है मुर्तजा मियाँ, आपकी बेगम पेट से है, जल्दी ही आपके घर के आंगन में किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये सुनकर मुर्तजा मियाँ की खुशी का ठिकाना ना रहा और उस वक्त उनकी जेब में जितने भी पैसे थे वो उन्होंने बख्शीश के तौर पर गुलनार को दे दिए। मुर्तजा मियाँ ने फौरन ये खबर चिट्ठी लिखकर हमीदा को सुना दी। हमीदा का मन भी गांव आने को हुआ और वो अपने शौहर शौकत के साथ गांव आई। शौकत ज्यादा दिनों की छुट्टी लेकर नहीं आए थे। उन्होंने 2 दिनों बाद वापस जाना था और तभी शाम के वक्त सनोबर और शौकत घर में अकेले थे। हमीदा और मुर्तजा शौकत मियाँ के वास्ते कुछ खरीदारी करने के लिए गांव के छोटे से बाजार गए थे। वापस लौटते समय मुर्तजा मियाँ को उनके दोस्त मिर्जा ने अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुला लिया और हमीदा घर आ गई। तभी उसने शौकत और सनोबर के बीच हो रही बातों को सुना। वो ठिठक गई और बाहर ही पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब सुनने लगी। उसे शौकत की आवाज सुनाई दी। वो सनोबर से कह रहे थे, हम आपसे बहुत प्यार करते थे सनोबर, हम नौकरी पर चले गए तो आपने निकाह कर लिया। जब हमें आपके निकाह का पता चला तो हमारा दिल टूट गया, लेकिन वो पहले की बात थी शौकत मियाँ। लेकिन अब हमारे दिल में आपके लिए कोई भी जज्बात नहीं है। अब हम केवल अपने शौहर को ही चाहते हैं, वो भी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और हम उन्हें अंधेरे में रखकर धोखा नहीं दे सकते। सनोबर बोली, अब हम भी आपको भूल चुके हैं, हमीदा ही हमारी सब कुछ है। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बात का जिक्र अब कभी भी हमारी जुबान पर नहीं आएगा। शौकत मियाँ बोले, हाँ, हम गरीब घर से थे, तब तो हमने मजबूरी में निकाह किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे शौहर ही हमारे दिल के सुकून और हमारी बंदगी हैं। ताउम्र हम उनके साथ ही गुजारना चाहेंगे। सनोबर बोली, जी, अब हमारे रास्ते जुदा हैं, हम अपनी अपनी गृहस्थी में खुश रहना सीख गए हैं। शौकत मियाँ बोले, शुक्रिया शौकत मियाँ, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सनोबर बोली। ये सुनकर हमीदा के गुस्से का पार ना रहा, जबकि उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं था। लेकिन हमीदा को ये डर था कि पुरानी मोहब्बत है, कहीं दोनों फिर से एक हो गए तो उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी बेकार हो जाएगी और उसने सनोबर को दुनिया से अलविदा करने का मन बना लिया। फिर शौकत चला गया और हमीदा गांव में ही रुक गई और बोली कि मैं बाद में जाऊंगी। तभी एक दिन सनोबर ने हमीदा से कहा, हमीदा आपा, सावन लग गया है, बाजार जाकर हरी हरी कांच की चूड़ियां लाते हैं। हमीदा मान गई क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सनोबर को बाजार ले गई। दोनों ने हरी हरी चूड़ियां पहनी और फिर दोनों वापस घर आने लगी। रास्ते में वीरान हवेली मिली तो हमीदा ने सनोबर से कहा, चलिए ना भाभी जान, हवेली का चक्कर लगा कर आते हैं। ना बाबा ना, हमें डर लगता है। सनोबर बोली, अरे चलिए ना, हम तो हैं साथ में। हमीदा बोली और दोनों हवेली में दाखिल हुई। हमीदा सनोबर के पीछे पीछे चलने लगी। मौका देकर हमीदा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सनोबर के सिर के पीछे दे मारा। सनोबर बेहोश हो गई। फिर हमीदा ने सनोबर के हाथ की हरी चूड़ियां उतार ली, उसके दोनों हाथों की उंगलियों से अंगूठियां उतार ली, कान की बालियां उतार ली, साथ में पायल भी उतार ली ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। एक पायल गलती से वहीं छूट गई। उस सामान की हमीदा ने पोटली बनाई और अपने थैले में रख दी।
फिर सनोबर को घसीटकर उसने उसे खाली कुएं में फेंक दिया। सनोबर के बेहोश बदन को ढकने के लिए हमीदा ने ना जाने कितने बड़े बड़े पत्थर उस कुएं में फेंके और वहां मौजूद जितने भी सूखे पत्ते रेत थी उसे बराबर आधे घंटे तक कुएं में डालती रही। और फिर घर आकर उसने ये अफवाह फैला दी कि सनोबर अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई है। और फिर जब तक वो गांव में रही तो उस हवेली में रोज जाकर कुएं में सूखे पत्ते और रेत डालती रही ताकि किसी को भी सनोबर के बारे में पता ना चल सके। बाद में उस कुएं के भीतर खुद ब खुद एक बरगद का पेड़ उग आया और उसका गुनाह कभी भी दुनिया के सामने ना आ सका। वो खोई हुई पायल शहनाज को मिली और पायल को देखकर हमीदा को अपने गुनाह याद आ गए। ये सुनकर मुर्तजा साहब रो पड़े और बोले, वो माँ बनने वाली थी हमीदा, कुछ तो सोचा होता। हमारी अकल पर इंतकाम का पर्दा पड़ गया था भाईजान। हमीदा बोली, लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? मुर्तजा साहब ये कहते हुए रो पड़े। हमें माफ कर दीजिए भाईजान। हमीदा बोली, हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? आपके लिए तो मुनासिब सजा सनोबर ही तय करेगी। मुर्तजा साहब बोले। और तभी सनोबर का साया एक बार फिर से सबके सामने हाजिर हुआ और वो बोली, हमीदा आपा, आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब हम आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस आप हमारे कंकाल को मुनासिब जगह दफन करवा दीजिएगा। और इतना कहकर सनोबर चली गई। यही किया गया जैसा सनोबर ने कहा था। हमीदा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सनोबर के कंकाल को कुएं से निकलवाया गया। उस पेड़ को भी काटना पड़ा। फिर सनोबर को मुनासिब जगह दफना दिया गया। सबने दुआएं की कि उसकी रूह को जन्नत नसीब हो। फिर उसके बाद से हमीदा को कभी भी कोई साया नहीं दिखा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।